स्कूल जाने के लिए तो 5-5 किलोमीटर पैदल भी चल के स्कूल गए। हम लोग तो वहाँ से पढ़े हैं। बोरा चादर वाला स्कूल भी देखा? बिल्कुल, स्लेट वाला, बोरा चादर वाला, अपना चटाई लेके जाने वाला, वो सब भी स्कूल देखा है। तो छपरा में जरूर कुछ करना चाहेंगे अगर उचित मौका मिला। डॉक्टर प्रभात मेरे मित्र भी थे और उनके डेथ से मुझे बहुत ही शोक है। तो आपको मेरा ये वादा है कि अगली बार अगर यहाँ पे जरूरत होगी तो एक्मो मशीन एशियन में होगी। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज मेरे साथ एक सुपर मेहमान हैं और कह सकते हैं प्राउड बिहारी हैं, ब्रांड बिहार हैं, नरेंद्र हैं। देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन ये एक ऐसे नरेंद्र हैं जिनकी पहचान आज डॉक्टर एन.के. पांडे के रूप में है। पद्मश्री डॉक्टर एन.के. पांडे हैं, बीसी रॉय के अवार्डी हैं और डॉक्टर एन.के. पांडे एशियन सिटी हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का नाम आपने सुना होगा। हरियाणा में है, झारखंड में है, बिहार में है, कई प्रदेशों में है। और डॉक्टर एन.के. पांडे की पहचान इस रूप में है कि ये बिगड़े हुए दिल को भी ठीक कर देते हैं। तो कैसे करेंगे वो तो हम बताते हैं, लेकिन मैंने कहा नरेंद्र, तो ये छपरा के नरेंद्र हैं, जलालपुर के नरेंद्र हैं। और नरेंद्र बचपन में क्या था, कैसे डॉक्टर बना, कैसे रट्टा मार के पढ़े होंगे, ये उन्होंने आज की तरह नहीं पढ़ा है। ये पढ़े हैं एक का एक, दुए दू, तीने तीन, चारे चार, पाँचे पाँच, एक दूनी दो। तो नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। ज्ञानंद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी जी। तो मैं चर्चा ये कर रहा था, आज तो डॉक्टर एन.के. पांडे इतने बड़े हो गए, पद्मश्री मिल गया, बीसी रॉय अवार्डी होता, आज हम बिहारी फक्र करते हैं। लेकिन थोड़ा बचपन बताइए कि गांव में कैसे नरेंद्र ने कभी सोचा था कि वो एन.के. पांडे हो जाएगा, पद्मश्री मिल जाएगी, और किस तरीके से ये आपका सपना कैसे पूरा हुआ? ज्ञानेंद्र जी, बहुत ही मुश्किल सवाल है ये जी। और गांव कैसा था, जैसे हर गांव था। और हम अगर 60 में गांव को देखें तो मेरा जो गांव था, जहाँ पे आपने जलालपुर बचाया, जो मेरा गांव था, तो छपरा का छोटा सा रास्ता जाता था और उसमें तो ऊपर इतना गड्ढा रहे कि कि दिन में 2 बस चलत रहे और उस बस में भी लटक के जाना पड़ता था। और आप विश्वास रुआ ना होई कि जब बस चल जाई तो हमने कहा कि का ये अजूबा चल गई। तो हम लोग सूंघते थे, खास कि पेट्रोल का स्मेल था, लड़का लोग सूंघते थे। और जब बस वो जाती थी तो उसमें खड़ा रहने का जगह तो होता नहीं था, छत पे भी जगह नहीं होता था। तो और दिन में 2 ही बस चलती है। आज मैं पटना से अपने गांव अभी गया था तो दीघा पे ये पुल बन गया। पहले मेरे को याद था कि पहलेजा घाट में 11 बजे रात को महेंद्रू घाट से जहाज जाता था पानी का, बच्चू बाबू बड़ा जहाज था, रेलवे का था। और मेरे बाबूजी थे, वो टाइम के इतने पर्टिकुलर थे कि 8 ही बजे रिक्शा पे बैठा के महेंद्रू घाट पहुंच जाते थे। और वहाँ पे हम लोग बैठे बैठे सोते सोते बचपन में, और जब हम जहाज से क्रॉस करते थे तो पानी वाला जहाज जब पहलेजा घाट पहुंचता था तो उसमें 2-2:30 बजा रहता था। और वहाँ पे घाट पे गाड़ी खड़ी होती थी जो सोनपुर ले जाती थी। सोनपुर का सफ़र आज के दिन में 15 मिनट का होगा, लेकिन उन दिनों में घंटे लगते थे वो घाट वाली गाड़ी पे। और मच्छर इतने उसमें भरे रहते थे कि बैठिए तो जितने लोग नहीं घुसते थे उतने मच्छर होते थे। और वहाँ से सोनपुर से फिर गांव जाते थे और उसमें आधा दिन का समय लग जाता था, मान के चलिए। आज के दिन में तो हम अब अगर अपने अस्पताल से एशियन सिटी हॉस्पिटल से स्टार्ट करें और ब्रिज को क्रॉस करके जाएं तो 2 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। रोड की सुविधा। आपने कहा कि पिताजी 4 घंटा पहले लेकर चले आते थे पहलेजा घाट। पिताजी, जैसा मैं पढ़ रहा था, आपके पिताजी टीचर थे, बिल्कुल, तो समय के पाबंद रहे होंगे, तो उनको लगता होगा कि नहीं बिल्कुल, तो जैसे समय की पाबंदी उन्होंने सिखा दी, तो बच्चा में तो पिटाइयों पर हुई ना पढ़े पर। अरे बड़ा ज़बरदस्त हुआ है भाई। ओ बाबूजी जब ऑफिस जाते थे या स्कूल जाते थे तो इतना काम, एक तो स्कूल का काम होता था, उन दिनों में स्कूल में इतना काम होमवर्क मिलता नहीं था, लेकिन वो इतना काम दे के जाते थे ना मैथमेटिक्स का कि रोना आ जाता था। माँ से रोते थे कि इतना काम ख़त्म कैसे होगा, और माँ कहती थी कर लो नहीं तो आके नाराज होंगे। तो पता चला कि जब सब लड़के लोग खेल रहे थे तो हम लोग मैथमेटिक्स, 2 भाई थे उन दिनों, दोनों भाई बैठ के वो सवाल को हल करते रहते। हाँ, और जब सब खत्म हो जाता था तो 6 बज जाते थे, देखते कि उधर खेलने गए कि बाबूजी आ गए, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उस समय देखिए बिहार में आमतौर से देखिए कि आज तक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप नहीं। और जो हमारे पेरेंट्स थे, उनको पिताजी माताजी थे,
उनको लग रहा था कि एक ही इंडस्ट्री है जिसमें बिहार के लोग अच्छा कर सकते हैं और वो पढ़ाई। तो उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने देखा कि हमारी ज़िंदगी ठीक हो, तो उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हम किताबों पे कंसंट्रेट करें, अच्छे स्कूल में पढ़ें। और उनको जितनी भी देखिए साधन तो लिमिटेड थे, टीचर्स को अनलिमिटेड साधन तो होते नहीं हैं, तो कपड़े भी होली और दशहरे में ही खरीदे जाते थे। दशहरे में, दिवाली में ही कपड़े नए सिलाए जाते थे। और प्लास्टिक का जूता खरीदाते रहे, और कई बार तो रहता भी नहीं था। स्कूल जाने के लिए तो 5-5 किलोमीटर पैदल भी चल के स्कूल गए हैं। याद जो मेरे को बचपन का स्कूल याद है, वो हमारे बगीचे के पास था। अच्छा। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वहीं पे एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन छत के नाम पे आधा वो टूटा हुआ था। तो जब भी बरसात होती थी तो हमारा हॉलीडे हो जाता था। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से पढ़े। बोरा चादर वाला स्कूल भी देखा? बिल्कुल, स्लेट वाला, बोरा चादर वाला, अपना चटाई लेके जाने वाला, वो सब भी स्कूल देखा है। मतलब आपने वो भी देखा कि माँ रोटी चीनी लपेट देती थी? वो भी देखा है। और ये भी देखा है कि सरसों का तेल और नमक पुरानी कल वाली रोटी में आज नाश्ते में मिलता था, तो वो भी दिन हमने देखा है। मैंने ये भी सुना कि आपके परिवार में तो बहुत लंबी लंबी उम्र लोग जीते रहे हैं। अभी आपके चाचा 90 साल के हैं, 95 साल के हैं। बिहार में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला उसके पहले वाइस चांसलर रहे। तो ये डॉक्टर बनने का सपना फिर कहाँ से आया? ये मेरे को लगता है कि इसका क्रेडिट मेरे माँ को है। हाँ, वो चाहती थी कि बेटे डॉक्टर बने, और हम तीनों, उनके जो 3 बेटे थे, हम तीनों डॉक्टर हैं। मेरे से जो छोटे मेरे भाई हैं सुरेंद्र पांडे, वो न्यू कासल मेडिकल कॉलेज के डीन रह के रिटायर हो चुके हैं। और उनसे जो छोटा है वो मैनचेस्टर में नौकरी करता है, वो भी डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी माँ का देन है, और पिताजी का बाबूजी का स्ट्रिक्टनेस है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमें मेडिकल कॉलेज में ले गई। तो इसका तो सारा क्रेडिट मैं इन्हीं लोग, अपने पेरेंट्स माँ की हैसियत, पिताजी का अनुशासन। तो चलिए, अब डॉक्टर नरेंद्र पांडे हो गए। इनके पांडे तो अब इतना बड़ा नाम है। तो डॉक्टर नरेंद्र पांडे बने और इसके बाद आपने बिगड़े हुए दिल का इलाज शुरू कर दिया। ये कहानी, जब इंग्लैंड से मैं यहाँ वापस आया, आप तो इंग्लैंड मैं यहाँ से MBBS करने के बाद इंग्लैंड चला गया था, और 12-13 साल हमारी सारी पढ़ाई और एक्सपीरियंस इंग्लैंड का रहा। मैं अभी इंग्लैंड में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा का भी एग्जामिनर हूँ, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्लासगो का भी एग्जामिनर हूँ, FRCS के लिए दोनों जगह पे एग्जामिन करता हूँ। तो वहाँ से जब वापस आया तो मैंने काफ़ी दिनों तक एस्कॉर्ट्स के लिए काम किया। एस्कॉर्ट्स का जो हार्ट सेंटर था उस पर मैं 15 साल तक डायरेक्टर रहा। उसके बाद एस्कॉर्ट्स ने अपना हेल्थ केयर का बिजनेस फोर्टिस को बेच दिया। तो मेरी लाचारी ये थी कि या मैं फोर्टिस में काम करूं या अपना शुरू करूं। तो हरियाणा सरकार ने हमें ज़मीन दी और फैसिलिटेट किया, और 2 साल में हमने 450 बेड का जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसको खड़ा किया। इस अस्पताल में वो सब सुविधा है जो आप सोच सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए हम राइट पेशेंट ढूंढ रहे हैं। जब मिलेगा तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम लोग सब कुछ करते हैं। यहाँ पे रेडिएशन मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, कैंसर का बड़ा डिपार्टमेंट है, न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, कार्डियक सर्जरी का सब कुछ हम लोग करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होता है, नी ट्रांसप्लांट होता है, एडवांस सर्जरीज होती हैं। तो आप जो सोच सकते हैं, आपके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, तो हम बेरिएटिक्स करते हैं, तो आपको तो आपको हम कंप्रेस कर सकें, तो वो सब करते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि जो अपने यहाँ हेल्थ सर्विसेज का जो हाल है, आप देखिए अभी कोविड हुआ है और इतने लोग गुजर गए हैं। जिन परिवारों के लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं, और मैंने इसको बहुत नज़दीक से झेला है। आज कोविड के बाद पहला समय है कि मैं एशियन सिटी हॉस्पिटल में पटना विजिट कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक निकल नहीं पाया था मैं सेकेंड वेव शुरू होने के बाद। और जो हालत हमने देखी है वो देश में हर अस्पताल में वही हालत थी, चाहे वो हमारा धनबाद का एशियन हॉस्पिटल हो, या पटना का हो, या मुरादाबाद का हो, या संभल का हो, या दिल्ली का हो। हर जगह पे जितने भी बेड थे वो कम थे। एशियन जो हमारा मेन हॉस्पिटल में है वो वहाँ 280 डॉक्टर काम करते हैं। 280 डॉक्टर काम करते हैं। 11 डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हम चलाते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें लगा कि हम एडिक्वेटली प्रिपेयर नहीं थे। पटना में भी हमें लगा कि हम एडिक्वेटली प्रिपेयर नहीं थे। धनबाद में भी लगा, क्योंकि जब हम मरीजों को ये सुविधा नहीं दे पाए कि आपको ज़रूरत हो, हमने कहा कि हमारे यहाँ बेड नहीं है, तो वो मुझे लगा कि ये मेरी कमी रही है।
लेकिन ये कमी तो उस लेवल पे है जिसको जहाँ पे सरकार को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए इतनी बड़ी बात कहना तो बड़ा मुश्किल है कि पूरे देश को आप कैसे सर्व करें, लेकिन ये ज़रूर लगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो इनएडिक्वेट है, और सरकार ने भी जो किया वो इनएडिक्वेट था, उससे ज़्यादा की ज़रूरत थी। लेकिन अब अच्छी बात है कि अस्पतालों पे फोकस है, न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं कि बिहार के हॉस्पिटलों की क्या हालत है, यूपी के हॉस्पिटलों की क्या हालत है, या महाराष्ट्र की क्या हालत है। पूरी देश की हालत का एक ही लेवल है, हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमें ज़रूरत ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पे हम ज़्यादा पैसा खर्च करें। एक बजट का बहुत कम हिस्सा हम लोग खर्च करते हैं, 1.5% ऑफ जीडीपी भी हम हेल्थ पे खर्च नहीं करते हैं, और जब तक ये मेजर रूप से चेंज नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा। चलिए सर, फरीदाबाद से आपने अपनी शुरुआत की एशियन हॉस्पिटल की, एशियन सिटी हॉस्पिटल की, इसके बाद आपको अपनी मिट्टी की याद आ गई बिहार की, क्योंकि मिट्टी के लिए तो कुछ करना ही था, जिसने आपको बड़ा बनाया। तो आपने एशियन सिटी हॉस्पिटल पटना को भी दे दिया। हमने देखा कि इस कोविड जो भी संसाधन थे उसमें आपके अस्पताल ने बेहतर करने की कोशिश की। नहीं, हमारे अस्पताल में बेहतर करने की कोशिश की। हम लोग ने सारे डेटा को एनालाइज किया है। अगर आप कोविड में डेथ का नंबर देख लें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज ठीक हुए, सबसे कम डेथ हुआ। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से एक दिन भी नहीं हुआ, और उसके लिए मैं बिहार सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी हमें ऑक्सीजन दिया गया। जहाँ तक दवाओं का सवाल है, रेमडेसिविर की कमी थी, लेकिन आज मेरी सोच ये है इतने कोविड के मरीजों के इलाज के देखने के बाद कि रेमडेसिविर बहुत एसेंशियल दवा नहीं थी। जो 3 चीज़ें बहुत एसेंशियल थी वो ऑक्सीजन था, स्टेरॉयड था और ब्लड थिनर था, और ये सारा उपलब्ध था। इनसे ज़्यादा जो एसेंशियल चीज़ें थी वो मन से सेवा करने वाली बात थी, वो जो नर्स और डॉक्टर और टेक्नीशियन और स्टाफ करते, और उसमें हमने कभी कोई कमी एशियन हॉस्पिटल में नहीं छोड़ी। तो इसलिए आज के दिन में मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि जब पटना के लोग ये अप्रिशिएट करते हैं कि एशियन ने अच्छा काम किया कोविड में। तो पटना तो रहुआ आगे ले, छपरों के बारे में सोचा तो नहीं? छपरा की तो वो मिट्टी है, जब हम छोटे थे तो रोड तो था नहीं और गड्ढे ही गड्ढे थे, तो अब तो सड़क बन गई है। तो छपरा में ज़रूर कुछ करना चाहेंगे, अगर उचित मौका मिला तो जहाँ से निकले हैं वहाँ पे ज़रूर हम वो क्या कर पाएंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है वहाँ पे साथ मिल के गवर्नमेंट में सरकारी व्यवस्था के साथ जुड़ के कुछ करें, या हो सकता है कि अपने गांव में जो हमारी ज़मीन वगैरह पड़ी है वहाँ पे कोई छोटा सा हॉस्पिटल अपने लोगों को दें, लेकिन ये मेरे जहन में है कि ज़रूर कुछ न कुछ करना है। सर, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने 2 चीज़ें इधर देखी, बड़ा नोटिस किया। आपने भी सुना होगा डॉक्टर प्रभात कुमार का नाम, जिनका असामयिक निधन हुआ, बिहार के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे। कहा यह गया कि यदि आर्टिफिशियल लंग्स जो सपोर्ट करता है अंतिम समय में यदि यहाँ होता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। मैं इतना मेडिकल टर्म्स में नहीं जाता हूँ, जिसके लिए उन्हें जाना पड़ा, हैदराबाद जाना पड़ा। दूसरी बात आपने देखा, जो आपने कहा कि सुविधाओं की और संसाधन की बात, कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए एम्स जाना पड़ा, क्योंकि कोई नई टेक्नोलॉजी आई। हम अपने को टेक्नोलॉजी से कितना अपडेट कर पा रहे हैं बिहार में? देखिए, मैं बिहार के एज ए होल बिहार की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने में अक्षम हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई तीसरा वेव आया तो जो आप एक्मो या आर्टिफिशियल लंग की बात करते हैं वो एशियन में उपलब्ध रहेगा। ये मतलब हमारे पास 3 एक्मो फरीदाबाद में है आर्टिफिशियल लंग, उसमें 1 मशीन यहाँ रहेगी। अगर हमें ज़रूरत होगी तो फरीदाबाद में अपने मेन हॉस्पिटल में हम और मशीन मंगाएंगे, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि ये हम महसूस नहीं होने देंगे कि पटना में एक्मो नहीं है। हम एक्मो की मशीन यहाँ पे जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन कार से, टैक्सी से, एम्बुलेंस से यहाँ पे हम पहुँचवाएंगे। तो आपको मेरा ये वादा है कि अगली बार अगर यहाँ पे ज़रूरत होगी तो एक्मो मशीन एशियन में होगी, आपके पास रहेगी। हमें कहीं से खरीद के मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो 3 में से 1 उठा के मैं यहाँ भेजूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि 3 महीने में आए नई मशीन या जितने दिन में आए, लेकिन एशियन पटना में आर्टिफिशियल लंग वाली जो सपोर्ट वाली कहते हैं एक्मो की मशीन होगी। चलिए सर, एक्मो की मशीन आ जाएगी। रउआ गाँवों के लिए तीसरा लहर के बातों चला था, रउआ का समझली गाँव वाला के कि कैसे बचे के बा?
देखिए, जहाँ तक बचे के सवाल बा, यह बीमारी के बहुत सिंपल ही उपाय बा। रउआ मास्क लगाई या गमछी से नाक के ढक के रखी। मतलब बैठल बानी रूम के भीतर इसके मास्क के जरूरत बात नहीं करे। ना, हमहू वैक्सीनेटेड बानी, डबल आप भी वैक्सीनेटेड, ऐसे हम मास्क उतार के बात करते नहीं, लेकिन मास्क हम बिना मास्क के एक कमरा से बाहर ना निकले। लेकिन वो अलग के बात बा, लेकिन मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आपस में डिस्टेंस मेंटेन करने का जरूरत है। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, हाथ को बार बार धोना। आप हाथ को धोइए साबुन से, सिंपल साबुन से। कोई हम ये नहीं करें कि फैंसी चीज, कोई फैंसी चीज नहीं, सिंपल साबुन से धोइए। और ये 3 चीज करने के बाद चांसेज हैं कि आपको ये बीमारी नहीं पकड़ेगी। और मेरी चौथी एडवाइस है कि आप अपने को जरूर वैक्सीनेशन लगाइए। सरकार वैक्सीनेशन की सुविधा हर जगह दे रही है, तो बचने का सबसे सस्ता उपाय है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। और अगर आपको बीमारी हो जाए तो आपको महंगे अस्पतालों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा ऑक्सीजन मीटर अपने पास रखिए, ऑक्सीमीटर, और उससे आप ऑक्सीजन नाप लीजिए। अगर आपका ऑक्सीजनेशन 92-94% के बीच में है तो घर पे सिंपल आप पेन की, पैरासीटामोल की गोली खाइए, खूब पानी पीजिए, गरम सूप पीजिए या परवल का सूप बना के पीजिए, जो आमतौर से देहात में लोग करते हैं, और आप घर पे रहिए। आप हॉस्पिटल को तभी ढूंढिए जब आपका ऑक्सीजन का लेवल 92% से कम हो जाए। और वो कम होने लगे तो आप घर में मत बैठिए, क्योंकि तब घर में बैठिएगा तो आप अपने के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रभात मेरे मित्र भी थे, और उनके डेथ से मुझे बहुत ही शोक है। और मैं इस बात से भी बहुत शोकातीत हूँ कि उनको ये एक्मो जैसी मशीन यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि उन्होंने जितने लोगों का कार्डियक में इलाज किया है पटना में, वो अपने आप में पटना के खास बना कर रहे हैं। उनकी याद हमेशा हम सब लोगों के, उनकी याद हमेशा हमारे पास रहेगी। चलिए, बहुत बड़ा रहुआ ऐलान कर दिली कि एक वो मशीन रही। तो हम नरेंद्र के सलाम करतनी, डॉक्टर इनके पांडे के प्रणाम करतनी, छपरा के बेटा बिहार के लाल के प्रणाम करके बात के खत्म करतनी। नरेंद्र जी, एकमो मशीन तो कुछ हो जाए, यहाँ पे अगला बार आए हम यहाँ एक एकमो मशीन पाक कर आए कि आगे कोई ऐसा ना होके कि केहू के एकमो के जरूरत होके और ना मिले। ऐसे पूरा स्टेट के लिए एक एकमो मशीन काफ़ी नहीं है, लेकिन वो सुविधा जरूर हम उपलब्ध कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि डॉक्टर एन के पांडे, पद्मश्री डॉक्टर एन के पांडे ने क्या बात कही एशियन सिटी हॉस्पिटल के बारे में बताई। और उन्होंने कहा कि देखिए, बेवजह अस्पताल दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप परवल का जूस पीजिए, 92 के नीचे नहीं गया तो, और सारे काम कीजिए। छपरा के बारे में भी उन्होंने बड़ी बात कही है। तो इनसे हम बात करते रहेंगे। जब दिल्ली जाएंगे तो फरीदाबाद भी जाएंगे इनका हॉस्पिटल देखने। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।